हेलो स्टूडेंट। तो आज बात करेंगे ग्रेविटेशन के नेक्स्ट लेक्चर की। मैंने आपसे कमिट किया था कि इसको जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमारे ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरे लेक्चर में बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की और 2 4 5 क्वेश्चंस भी करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थ्योरी पोर्शन आज बाइंड अप करूं, अगर थोड़ा बहुत बचता भी है कैप्टर्स लॉ जैसे कुछ, अगर कुछ बचा चीज़ें तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे और उसमें ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक रहेगा? तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था, आपको 4 से 5 क्वेश्चंस भी करवाया था और मैंने कहा था अर्थ के शेप के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटी चेंज हो रही है, जैसे इक्वेटर में बताया था मिनिमम होती है, पोल पे मैक्सिमम होती है, ऊपर नीचे जाने पर तो डिक्रीज कर ही रही थी। बट अर्थ सरफेस में भी क्या हो रहा था, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटी आपकी मिल रही थी। तो उसी के हिसाब से कल वो कंप्लीट किया था मैंने, क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश किया था। आगे बात करेंगे आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ठीक है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, वो चीजें देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो जैसे मान लेते हैं अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट पर रखता हूँ। अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट पर रखता हूँ। तो अभी तक जो हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात किया है, वो जनरली हमें क्या पता है कि यहाँ पर अगर बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो हमें फॉर्मूला पता है, वो हम जनरली ये कर देते हैं कि आपका U इक्वल टू एम जी एच। तो ये फॉर्मूला तो जनरली सर्टेन हाइट पर हमें आ गया। बट एक फॉर्मूला और होता है। मान लिया कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पर रखा हुआ है, या पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना कह के पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और कर लेते हैं इसमें ऐड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसकी बात करता हूं मैं पहले। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस कारण से, और इससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको पहले देखते हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को जिसका यूनिट मास है, मास कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने मान लिया कि m है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। यूनिट का मतलब 1 में कंसीडर कर रहा हूँ, 1 kg कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये इसका मास m इक्वल टू 1 kg मैंने ले रखा है। ठीक, 1 kg यहाँ से ले रखा है, और ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है। अब यहाँ से अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो अर्थ की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर ई है। ठीक है? और इसके रिस्पेक्ट में जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इंफिनिटी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अर्थ से मैं देख रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ये हुआ। तो जब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से क्या करवाता हूँ, मूव ऑन करवाता हूँ, लेकर के आता हूँ, और मान लेते हैं किसी डिस्टेंस पर यहाँ पर लेके आ गया, या यहाँ पर लेकर के आ गया, या एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ सरफेस तक लेकर के आ गया, यही तो हुआ। तो वो कहता है जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक प्रकार से अगर बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है वर्क डन पर यूनिट मास। मतलब कितना मास का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको लेकर के आने में जो वर्क करवा रहा है, वही क्या है, एक प्रकार का आपका पोटेंशियल है। जैसे आपने जो बच्चे हैं या 11th मतलब 12th में है या 12th पढ़ चुके हैं, उनको पता है जब भी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूँ, ये पोटेंशियल वर्ड की बात करता हूँ, तो आपने पढ़ रखा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो चार्ज को वहां से मूव करवाने में वर्क करवाना पड़ा है मुझे, उसके रिस्पेक्ट में जो भी चेंजेज आ रहे हैं वो पोटेंशियल। ठीक है? तो वही बात वहां पर भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहते थे जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करते थे, क्योंकि चार्ज चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा था। ठीक है? तो वहां से वो आपका आ रहा था। उसी के हिसाब से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट मास। आपको एक पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा, अगर यही बात कर लेता हूं, तो अब मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक फार्मूला निकल करके आता है, जी एम ई डिवाइडेड बाई
RE। एक फॉर्मूला तो ये निकल करके आता है, ठीक है। अब यहीं से इसमें अगर मैं ऊपर RE नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो एक फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा माइनस का GRE। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, ऊपर नीचे RE का मल्टीप्लाई करवाया तो नीचे RE स्क्वायर हो जाएगा, GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला ये बना। अब आगे अगर बात करें यहां पर तो इसके हिसाब से इसकी यूनिट पूछी जाती है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यूनिट अगर मैं बात करता हूं तो यहां से कह देगा, अगर ऊपर लिखते हैं आपका, मैं उसके रिस्पेक्ट में MKS में लिख रहा हूं। तो जैसे वर्क लिखा हुआ था तो वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक डिस्प्लेसमेंट और है तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एनर्जी के लिए हो गया, वर्क के लिए ऊपर हो गया। नीचे केजी दे रखा था, मास दे रखा था, केजी से केजी को काट दिया। तो एक प्रकार से अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। अब आपसे डायरेक्टली यूनिट नहीं पूछी जाती है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर यहां से मीटर पर सेकंड की अगर बात करते हैं तो ये वेलोसिटी लिखी हुई है, ये स्पीड लिखी हुई है, तो एक प्रकार से वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वहां पर कहे होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हैज यूनिट इज इक्वल टू या गिवन बिलो। अब किसके बराबर है, कह रखा है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट है किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर है। तो नीचे एक ऑप्शन दिया होगा स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो आपको क्या टिक करना होगा, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के बराबर है। तो आपको डायरेक्टली नहीं पूछा है, आपको निकालना आना चाहिए कि क्या था वो। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपको ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ निकल करके आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट में जो बात कर रहा था वो कह रहा था एक प्रकार से ये अर्थ है और उसी ऑब्जेक्ट को जो करवाने मतलब वर्क करवाया वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। एक तो लाइन डायरेक्टली ये याद रखिएगा, बहुत पूछी गई है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखा मिलेगा डायरेक्टली। ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मिलता है। कई बार मैंने ये क्वेश्चंस देखा जो आपके प्रीवियस में आपके स्पॉन्सरशिप के एग्जाम होते हैं, बहुत पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन हो गया। एक में प्लस दिया होगा, एक में माइनस दिया होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि माइनस वाले को ही टिक करना है। गलती कहां पर होती है, बच्चा ये नहीं ध्यान देता प्लस या माइनस और डायरेक्टली टिक कर देता है। तो आपको पहली बात माइनस वाले को टिक करना है, ठीक है। अब यहां से पहली बात एक कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूं, तो कंजर्वेटिव क्या फोर्स कौन से होते हैं, इसका मतलब वही ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करना चाह रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहना चाह रहा है। तो पहली बात तो एक वर्ड ये निकल करके आया कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, डज नॉट डिपेंड्स इन द पाथ पे जो डिपेंड नहीं करते हैं वो फोर्स क्या कहलाते हैं आपके, मतलब एक प्रकार से वो फोर्स क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो एग्जांपल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके ऐसे घुमाते हुए ला रहा हूं, कहां ला रहा हूं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहां था और कहां लेकर के आया, मुझे शार्टेस्ट लेंथ से मतलब है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेस कितना हुआ है, किस रास्ते से आया है, मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से अब इसको अगर मैं यहाँ पर भी मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला ही हमें जरूरी है। तो यहाँ से U इक्वल टू निकल करके आता है माइनस का GMEM डिवाइडेड बाई RE। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी का, वहां पर भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रही थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कहां पर है, ये अर्थ सरफेस पर है।
ये अर्थ सरफेस पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। और किसी सर्टेन हाइट पर जब मैं बात करूंगा तो u इक्वल टू माइनस का जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच हो जाएगा। ये सर्टेन हाइट पर हो जाएगा। तो जनरली अगर सर्टेन हाइट पर पूछता है तो आप ये भी बता सकते हैं। ठीक, यहीं से डराइव होकर के आपका ये जो आपका एम जी ए ये सब यहीं से बनता है। आप यहाँ से आर ई बाहर निकालेंगे, ऊपर नीचे आर ई का मल्टीप्लाई करके फिर ये फॉर्मूला बनाया जाता है। मुझे फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाना है, मुझे डेरिवेशन नहीं सिखाना है। मेरे मतलब का जो है वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो आगे बात करते हैं। ये फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप एमजीएच से बाहर भी निकालिएगा। बाई चांस बोथ का ऑप्शन दिए हो तो बोथ वाले पे भी टिक कर दीजिएगा। ये नहीं कि आप सीधे एमजीएच वाले को देखते हैं और टिक कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर वही चीज दे रखी है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच यहाँ दे रखा है। फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एच जी इज नॉट कांस्टेंट, हेंस फोर्स एफ इज नॉट कांस्टेंट। ये मतलब एक प्रकार से ये सब कुछ जो किया है उसके हिसाब से ये बात कर रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल करके आया तो इसकी बारे में बात कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला निकल करके आया है, ये जो मैं बताना चाह रहा था वो फॉर्मूला यहाँ पर निकल करके आया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो अर्थ सरफेस पे ले आया था तो इसलिए आर ई डायरेक्टली लिख दिया था। तो इसकी बात करना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें विथ डिटेल दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे अगर मैं बात करूं आपका जो पॉइंट रह जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। जो एक रिलेशन बार बार पूछा जाता है, इसके वेलोसिटी बाद में बात करेंगे। आपका ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब वो ऑब्जेक्ट आ गया, मान लेते हैं वो अर्थ के सरफेस पे या ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो एक आपका आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों को इक्वेट करके वहां से एक प्रकार से आपका क्या निकाल देता है, काइनेटिक एनर्जी निकाल देता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा रखा है हाफ एम बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी उसको तो हाफ एम जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई। कैसे, ये वैल्यू कैसे रख दिया मैंने, अब मैंने अभी कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इक्वल टू सी पी, ये कहा था। तो यहां से क्या है, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर होता है, और यहां से सीपी क्या होता है, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई। मैंने कहा अर्थ की रेडियस पे घूम रहा है, तो यहां से एम कट गया, आर ई से एक आर ई कट गया, बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया है, ये आपकी वैल्यू उठा करके रखा है। तो यहां से जो आपका आया काइनेटिक एनर्जी वो आपका निकल करके आया हाफ जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई, ये निकल करके एक आपका फार्मूला बन गया। टोटल एनर्जी यहीं पर बात कर लूं, टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कह सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकल करके आई है हाफ जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस के साथ थी जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई। इन दोनों को जब कंबाइंड किया तो आपका निकल करके आया प्लस हाफ में माइनस हाफ करूंगा तो एक प्रकार से वो प्लस हाफ में माइनस का 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा, वो होगा जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई। ये आपका फाइनली टोटल एनर्जी निकल के आई। तो पूछा क्या गया है, अब इसकी बात कर लेते हैं। आप डायरेक्टली टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर कभी पूछा गया आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, और आप वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं तीनों को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करता हूँ तो आप कहेंगे माइनस का जी एम ई एम डिवाइडेड बाई क्या आता है, आर ई आता है, ये कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी का तो आप कहेंगे कि हाफ जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई आता है। अगर मैं यहां से बात करूं टोटल एनर्जी का तो वो आ जाएगा हाफ जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई विद माइनस। तो ये तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब इन तीनों में रिलेशन पूछा जाता है, तो अगर मैं यहां से बात कर दूं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने डायरेक्टली अभी लिखा है। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इन दो में तो हाफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी एम ई
m डिवाइड बाई r ही सभी में है, तो ये कॉमन वैल्यू है सभी में। हाफ भी इसमें दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ पर भी हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए राइट हैंड साइड सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। प्लस माइनस अभी भी छोड़ करके चलता हूं, तो क्या करना पड़ रहा है मुझे, इधर 2 करना पड़ रहा है, हाफ करना पड़ रहा है, ये तो करना पड़ रहा है। अब यहां से इसमें माइनस था और इसमें भी माइनस था, इसमें अगर माइनस लगा दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका एक प्रकार से एक रिलेशन बन गया, किस किस में, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कारण से मैंने आपको ये लिखवा दिया। अभी जब हम प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे आपकी स्पॉन्सरशिप के, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे, इस कारण से मैं आपको यहाँ पर करवाते चल रहा हूँ। मैं जो आपको पढ़ाने आता हूँ वो आपका जो स्पॉन्सरशिप में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि आईएमयू सीटी का पेपर करंट का तो मैंने देखा नहीं है, जो बच्चों के रिव्यू मिलते हैं कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, या तो उसके भी पे मैं बात करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई। बहुत बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर तो कह रहे हैं ये वाला इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें कैसे पता, क्योंकि नेट में तो कुछ अवेलेबल नहीं है, आईयूसीटी का पेपर तो अवेलेबल नहीं है कि उसके एनालिसिस के हिसाब से बात कर रहे हो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं भी कहता हूँ, जो मुझसे पूछते हैं बच्चे, मैं कहता हूँ नहीं भैया, अगर कहीं पर कोई पढ़ा भी है तो वो एक प्रकार से क्या होगा, मेमोरी बेस्ड होगा, बच्चों के जो बताए होंगे उसके हिसाब से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मुझे मिल गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जो आप पेपर दे करके आते हैं उनके ही बिहाफ पे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, या स्पॉन्सरशिप के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां से अगर बात करें स्केप वेलोसिटी, अगला पोर्शन है इसमें स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का अगर मैं बात करता हूं डायरेक्टली, तो जैसे मैं थोड़ा सा एक लाइन में समझाना चाहूं, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई मतलब ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर रखा हुआ कोई एक ऑब्जेक्ट है। इसको मुझे क्या प्रोजेक्ट करवाना है, ऐसे प्रोजेक्ट करवाना है कि ये ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। तो ये यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अच्छे से शो करके रखा है। अब ये देखिएगा, इसके वेलोसिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी। तो जब मुझे इनफाइनाइट से लाने में जो एक प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी मेरा वर्क हुआ था, अगर उसी को मैं टोटल कन्वर्ट करवा दूं काइनेटिक में, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेकर के आया था, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इसका मतलब ग्रेविटी से बाहर से लेकर के आया था, तो वहां से लेकर के आने में जितना मुझे वर्क करवाना पड़ा था, ये जितनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया था, वही पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं काइनेटिक में कन्वर्ट करवा दूं, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट वहीं पर पहुंच जाएगा, कहां पर, जहां से मैं लेकर के आया था। तो वही यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि स्केप वेलोसिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कह रखा है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर कह रखा है जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट करवा दिया, तो या पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको किस में कन्वर्ट करवा दिया, आपने काइनेटिक में कन्वर्ट करवा दिया, तो यहां से ये पोटेंशियल एनर्जी आपने काइनेटिक में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करवाना, तो काइनेटिक देनी पड़ेगी ना, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इनिशियली मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फाइनली जब इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तो एक प्रकार से उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। कैसे, आप कह सकते हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर, स्केप करवाना है एम मास के ऑब्जेक्ट को, इतनी वेलोसिटी देनी है जिसके कारण से वो क्या कर जाए, स्केप कर जाए। तो मैंने इतनी काइनेटिक एनर्जी दिया, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाना चाहिए, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई। अब यहां पर बच्चा ये कह सकता है कि सर वहां तो निगेटिव आई थी पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बिल्कुल आई थी, जब मैं उधर से लेकर के आ रहा हूं तो निगेटिव आई थी, तो उसके अगेंस्ट मुझे काम करना होगा, तो ये भी निगेटिव होगी आपकी काइनेटिक, तो एक प्रकार से निगेटिव निगेटिव साइन कट जाता है, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपने m को m से काट दिया, आप यहां से क्या कर रहे हैं, VES का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करवाया 2GME डिवाइडेड बाई RE, ये निकल करके आया। तो VES इक्वल टू रूट के अंदर आपने क्या किया, 2GME डिवाइडेड बाई RE,
आपका ये एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? अब मैं उसको साफ साफ लिख देता हूँ। हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, फिर मैं वहीं पर बात लौट करके आई कि प्रोसेस पे हमें ध्यान नहीं देना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? VES इक्वल टू डायरेक्टली 2GME डिवाइडेड बाई RE। मुझे ये चाहिए था, तो ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर जैसे 1 kg के ऑब्जेक्ट को स्केप करवाना है और वहीं पर 1000 kg के ऑब्जेक्ट को स्केप करवाना है, इसका मतलब क्या मुझे दोनों के लिए अलग अलग स्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर स्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले को देखता हूं, देखिएगा, तो यहाँ पर कैपिटल G आया है, 2 आया है और अर्थ का मास आया है और अर्थ की रेडियस आई है। इसका मतलब स्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ से अगर बात करें इसी फॉर्मूले को, तो जब मैंने इसमें RE ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया तो नीचे RE स्क्वायर बन जाएगा, एक RE ऊपर रहेगा, तो 2GRE ये भी हो सकता है फार्मूला, एक आपका बन गया। और यहाँ पर सारी वैल्यू पुटअप करूं, जी की वैल्यू पुटअप करूं, अर्थ का मास पुटअप करूं, अर्थ की रेडियस पुटअप करूं, और जब वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिए, पूछा गया है, फिर से पूछा गया है, और बच्चा याद भी किए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, याद भी किए होता है, गलती कैसे कर देता है वो। अब उस पॉइंट पे आते हैं। आपको पता चला कि आपने याद भी नहीं किया, बट तीनों चारों ऑप्शन में आपको वैल्यू 11.2 मिल रही है। अब बच्चा कंफ्यूज हुआ, अरे यार वैल्यू तो मैं याद करके आया था और चारों ऑप्शन में 11.2 है, तो अब कौन सा सही होगा? तो कंफ्यूजन होता है उसको यूनिट पे। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कितने भी मास का है, इनिशियली मैं उसको वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करवा देता हूं? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को प्रोवाइड करवा देता हूं, तो इसका मतलब वो क्या कर जाएगा? आपका ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, स्केप कर जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी स्केप करवाने के लिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, चाहे कितने भी केजी का मास हो, जैसे मैंने कहा 1 kg का, 1000 kg का, दोनों को अगर मैं सेम वेलोसिटी दे देता हूं तो दोनों स्केप कर जाएंगे, अर्थ ग्रेविटी से बाहर निकल जाएंगे। तो स्केप वेलोसिटी आपकी ये होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को डायरेक्टली याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है, इट इज पॉसिबल टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड एट सच ग्रेट स्पीड दैट इट डज नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड। बिल्कुल पॉसिबल है। वो कौन सी है? स्केप वेलोसिटी है, तो वही यहाँ पर निकाल करके बताया होगा। आगे देखिए यहाँ से, ठीक वही जो हम बात कर रहे थे, ये यहाँ पर निकाल करके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचा। तो हमें फाइनल रिजल्ट पे बात करनी है। ये लिखा हुआ है जो मैं कह रहा था, वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके कारण से क्या कर जाए, वो स्केप कर जाए, और वही रिलेशन यहाँ पर निकल रहा है, और ये वैल्यू आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपकी दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब कोई भी सैटेलाइट है, वो अर्थ के ऑर्बिट में क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी कितनी होगी वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं करूंगा, डेरिवेशन नहीं आने हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करूंगा, और फॉर्मूले ही आपके मतलब के हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला निकल करके आएगा उसकी मैं बात करता हूँ। तो वो आएगा आपका v ऑर्बिटल इक्वल टू रूट के अंदर GME डिवाइडेड बाई RE। कई जगह RE प्लस H लिखा होगा, तो वो सर्टेन हाइट मान रहा है। मैं अभी क्या मान रहा हूँ? ये अर्थ है, इसके सराउंडिंग में ही एक मिनिमम हाइट पर वो रोटेट कर रहा है, तो हाइट की वैल्यू मैंने 0 रखी है एक प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने RE लिया है। अब ये रोटेट कर रहा है तो v वेलोसिटी से मूव ऑन कर रहा होगा, और इसका कुछ ना कुछ खुद का मास होगा, उस सैटेलाइट का कुछ ना कुछ मास होगा। तो एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा? अगर बात करें, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो जब घूम रहा है तो एक बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जब दोनों को इक्वेट कर देंगे, जब दोनों बैलेंस है, तभी तो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो वहां से जब इक्वेट करेंगे तो फाइनली फार्मूला निकल करके आएगा ये, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, इस कारण से वहां से इक्वेट किया तो रिलेशन निकल करके आया।
क्या ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रही है कि सैटेलाइट का मास कितना है? नहीं कर रही है। तो इसी कारण से ये इफेक्ट ये कोई मतलब का नहीं है कि कितने वेट की या कितने मास की मैं किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा हूँ, वो बस ऑर्बिट में प्लेस करवा दीजिए, वो घूमती रहेगी। ठीक है, और मैं पीछे बता करके भी आया हूं कि इसके कारण से वर्क डन की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है और जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके कारण से उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसके कारण से वर्क डन भी नहीं करवाना पड़ता, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं देना पड़ता। क्यों? क्योंकि वर्क नहीं करवाएगा तो एनर्जी का कोई एक प्रकार से कन्वर्जन नहीं होगा, और एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होगा तो इसका मतलब एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही है। तो इस कारण से आपका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू ये होगी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी को और सिंप्लीफाई करता हूं तो वो आ जाएगा GRE, ये एक वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब दोनों में रिलेशन अगर मैं बात करूं, VES इक्वल टू, यहां से अगर बात करता हूं तो अब उसको अलग अलग करके लिख देता हूं, 2GRE, यही तो था, रूट के अंदर 2GRE था, तो मैंने दोनों को सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया, रूट 2 को अलग कर दिया, रूट GRE को अलग कर लिया, इसकी जगह मैंने V नॉट की वैल्यू पुटअप कर दिया, तो VES इक्वल टू रूट 2 मल्टीप्लाई V नॉट, ये आपका एक रिलेशन निकल करके आया। तो बाई चांस V नॉट इक्वल टू लिखा हो तो आप क्या करेंगे, 0.7 0.707 और VES, यहां से क्या किया है मैंने, रूट 2 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो एक प्रकार से जब रूट 2 1/√2 की वैल्यू जो होती है आप लोगों को पता होगा 0.707 होती है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली ये रिलेशन निकल करके आपका आ गया। तो यहां पर इसका कैलकुलेशन दे रखा होगा, तो वही वैल्यू निकल करके आपकी आ जाएगी। तो यहां से अगर बात करें, अच्छा ये केपलर्स लॉ हो गया, तो मैंने आपको बता दिया है, अगर इसमें नहीं भी दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका कुछ एक पोर्शन था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये एक 4 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे, 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, तो उन क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हैं। कल मैंने 5th नंबर तक बताया था, 6 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें, इफ द मास एंड रेडियस ऑफ अ प्लेनेट आर डबल, अब यहां पर क्या कह रखा है, एक प्लेनेट का मास और रेडियस डबल कर दे रहा है, तो कह रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस विल बिकम्स, कितना हो जाएगा। तो अब समझिएगा, कोई भी प्लेनेट है, अब यहां से मुझे अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहा हूं तो क्या कर रखा है, इफ द मास एंड रेडियस ऑफ अ प्लेनेट, तो इनिशियली जो उसका एक प्रकार से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहा होगा, जी इक्वल टू कितना रहा होगा, GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर रहा होगा, यही तो रहा होगा। जैसे उसने दुगना कर दिया, किसको, मास को भी और रेडियस को, तो यहां से क्या मिला होगा, जी डैश मिला होगा, यही तो होगा। अब यहां से क्या किया, जी तो कांस्टेंट है, मास को उसने दुगना किया है तो 2m कर दिया, रेडियस को उसने दुगना किया है तो 2r का स्क्वायर कर दिया। अब यहां से जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसका 2 का स्क्वायर करते हैं तो जी, और 2m नीचे कितना हो जाएगा, 4r का स्क्वायर, यहां से काट दिया, और ये क्या लिखा है ऊपर, जी लिखा है, तो जी डैश इक्वल टू क्या हो गया, g/2 हो गया, एक प्रकार से आधी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1/2 हो जाएगा, आपका आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेज बाई 10%, अच्छा क्वेश्चन है, कल भी एक क्वेश्चन आया था, बट वहां पर 1% था, यहाँ पर 10% था। मैंने कहा था इक्वल होगा, जब आपका इक्वल लगा होगा, और आपका क्या लगा होगा, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं, इक्वल या ग्रेटर देन का साइन, जब 10% हो या 10% से ज्यादा हो तब अलग फार्मूला लगेगा, तो वही लगाएंगे। द मास रिमेनिंग अनचेंज, तो कह रखा है व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, लिख लेता हूं मैं डायरेक्टली। अब इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूं, समझिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहीं पर लिख देता हूं। मान लेते हैं इनिशियली वैल्यू जो रही होगी, अर्थ की रेडियस एक प्रकार से जो इनिशियल रही होगी उसकी बात करें, r रही होगी।
आर डैश कितनी मिल जाएगी, 10% कम होकर के 0.9 आर मिल जाएगी, यही तो होगा। तो यहां से जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, समझिएगा, मैं शॉर्टकट में करना चाहता हूं। तो जी डिवाइडेड बाई जी डैश मैंने कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यही तो होगा। तो अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, इनिशियली तो आपका 0.9 आर, आर डैश है, ध्यान रखिएगा, का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर कर देता हूं, और आर का होल स्क्वायर, ये कर दिया, इसको इससे काट दिया। तो यहां से अगर देखें, जी डिवाइडेड बाई जी डैश उल्टा कर दिया है, इसको थोड़ा सा ये कर ले, जी डिवाइडेड बाई जी डैश, ये कर लिया। अब ये इसका स्क्वायर करूंगा तो 0.81 हो जाएगा, ये हो सकता है। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जैसे दे रखा है, तो इसको g डिवाइडेड बाई जी डैश, ये आ गया। यहां से जो हुआ आपका वो है 81 डिवाइडेड बाई 100, ये हुआ, ठीक। तो यहां पर अगर बात करते हैं, ये डिक्रीज हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये कितने से डिक्रीज हुआ है, इतने परसेंट से डिक्रीज हुआ है। तो यहां से अगर कंपेयर करवाए, तो इनिशियल वैल्यू कितनी कह रखा है, 81 कह रखा है, और फाइनल वैल्यू क्या हो गई है, 100 हो गई है। तो दोनों के बीच में कितने पर कितना चेंज आया है, 19 का चेंज आया है। तो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, अब देखिएगा, यहां से डिक्रीज बाई 10%, इंक्रीज बाई 10%, और डिक्रीज बाई 10%, और इंक्रीज बाई मोर देन 10%। अब बच्चा फिर कंफ्यूज हुआ यहां पर कि अरे ये तो गलत है, और बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं, देखिएगा गलत है कि सही है, उस पे भी बात आ जाती है। अगर मैं यहां से बात करूं कि जी डैश मुझे निकालना था, कितना आ जाएगा आपका, 1 डिवाइडेड बाई 0.9 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं, जी डैश इक्वल टू कितना हो गया आपका, यहां से अगर बात करें 1 अपान या 100 डिवाइडेड बाई 81 हो गया, यही तो हुआ। और यहां से जो जी दे रखा है, वो दे रखा है आपका, मान लेते हैं 1 अपान आर ई, तो वही आपका कितना हो जाएगा, मैंने 1 मान के रखा, तो तभी तो डायरेक्टली 0.9 कर दिया, तो 1 आ गया, तो यहां से 1 आया। अब आपने जो पढ़ रखा है चेंज इन परसेंटेज जी, तो वो कितना हो जाएगा, जी डैश माइनस का जी डिवाइडेड बाई जी, और मल्टीप्लाई 100, यही तो करेंगे। तो जी डैश की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई कितनी है भैया, आपका 81 है, और माइनस का आपने इनिशियल वैल्यू 1 लिया है, और नीचे इनिशियल वैल्यू 1 लिया है। तो यहां से अगर बात करता हूं 19 डिवाइडेड बाई 81, अब यहां से क्या आया, 81 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ये तो 20% वो 19% से ज्यादा आ रहा होगा। जब डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई 100 चल रहा है, मल्टीप्लाई 100 चल रहा है यहाँ से, तो जब करूंगा, अगर यहाँ पर बाई चांस से ये अगर बात करें तो 81 से इसको डिवाइड करना है, तो मैं सिंपल सा, अगर मैं इसको 20 मान लूं और इसको 80 मान लूं, तब भी 20 डिवाइड बाई 80 का मतलब क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, मैं तो इसका मतलब आपको टिक करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फोर्थ में काटा, तो 25% तो यहां से आ रहा है, पर 25% ना आकर के मोर देन 25% होगा, तो इंक्रीज बाई मोर देन 19%। एग्जैक्ट आंसर न टिक करके, चूंकि आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, इस कारण से मैंने भी आपको कंफ्यूज कर दिया। आपको ये प्रोबेबिलिटी, आपको बेसिक वाले मेथड से जाना था, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना था। आप क्या जा रहे थे, एकदम से बेसिक वाले से, कि G इक्वल टू क्या हुआ, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, और G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई 0.9 आर ई का स्क्वायर। तो यहां से जब स्क्वायर स्क्वायर किया तो 100 डिवाइडेड वो जी एम ई डिवाइडेड बाई 81 आर ई, मैंने स्क्वायर और सब कुछ एक साथ कर दिया। अब यहां से आपने चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, और आपने क्या किया, चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा करके आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, जी डैश माइनस का जी डिवाइडेड बाई जी, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर कॉमन था, इस कारण से मैंने पहले ही सब कट पिट कर दिया था। तो यहाँ से फॉर्मूला जो मैंने लाया था, उसके हिसाब से वो आंसर आपका आया था। तो इस बात पे जरूर ध्यान रखिएगा कि हर जगह शॉर्टकट आपका नहीं चलेगा।
क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं। आगे दे रखा है अ बॉडी वेट 90 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ if the mass of Mars is 1/9 that of the Earth and radius is half that of the Earth, the weight of the body on Mars। अब बहुत सही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा यहां पर केजी वेट लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिए केजी वेट लिखा है। तो अब इसके हिसाब से देख लेते हैं कि भैया कोई 90 केजी का था, 90 केजी मतलब वेट दे रखा है, तो इस कारण से 10 का भी मल्टीप्लाई करके मैं देखूंगा तो 900 न्यूटन आएगा। तो मुझे चूंकि यहाँ पर केजी वेट दे रखा है, ऑप्शन में भी देखिएगा अगर सिर्फ मास पूछा होता, वेट पूछा दे रखा है, अगर उसने मास पूछा होता तो मैं डायरेक्टली यही कर देता कि मास तो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, दिया मास है ठीक है, बट वहां पर वेट की बात करना है, तो वेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अर्थ के सरफेस पे जी होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या क्या दे रखा है। जो उसका वेट है 19 है, मतलब एम कितना है 1/9 ऑफ आर ई, ये कह सकते हैं 1/9 ऑफ आर ई है, एम ई है मास, हाँ एम ये कह सकते हैं। यहां से भी बात करें ये एम ई है, अर्थ के मास का 1/9 इसका। अगर मैं बात करता हूं आर एम, वो कितना है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द, ये दे रखा है। तो इसी हिसाब से जी एम निकाल लेता हूं, जी तो कैपिटल वही रहेगा, एम की जगह मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ज़्यादा वेस्टेज टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं। 1/9 और एम ई यही है। नीचे अगर मैं बात करूँ 1/2 और क्या हो जाएगा आपका आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बात करें तो आपका आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर होकर के क्या बनेगा 4 बनेगा, मतलब 1/4 बनेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दिया 1/4/9 और यहाँ से जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी मिली, जी एम की वैल्यू मिली है भैया कितनी 4/9 जी के बराबर। तो अगर ग्रेविटी 4/9 हो जाए तो वेट भी कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 4/9 और 90 kg, वो जी ऑटोमेटिक इंक्लूडेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ, m का मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। तो ये मास का वेट हो गया, यहाँ पर mg डायरेक्टली मैंने वो वैल्यू रखी, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 90 से ये 10 टाइम्स घटा, एक प्रकार से 10 से मल्टीप्लाई होकर के 40 kg वेट हो गया, ठीक है। ये आपका इसका मतलब यहाँ पर आंसर कौन सा होगा 40 kg वेट होगा, ठीक। तो आपको क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है। तो ये कुछ रहे क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपका कैपलस लॉ वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। कैपलस लॉ के साथ साथ कल क्वेश्चंस भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। कैपलस लॉ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कैपलस लॉ से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर की बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं और फिर इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे, फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रेश एकदम से। आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ पर भी आप लोगों को क्वेरी आ रही है आप लोगों को मैंने नंबर दे रखा है, अगर बात करें आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर तुरंत रिस्पांस नहीं मिलेगा तो रिस्पांस तो मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। इस नंबर पे कोई भी क्वेरी है आपकी जरूर इसमें मैसेज करें, ठीक, आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।